मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे अनुच्छेद 142 को लेकर के विशेषकर विधायिका और न्यायपालिका के बीच में अभी जो टकराव की स्थिति बनी थी, उस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। विधायिका यानी कि पार्लियामेंट। देखिए, जब हम कहते हैं पार्लियामेंट, तो उसका मतलब केवल लोकसभा और राज्यसभा से नहीं है। लोकसभा में हमारे स्पीकर होते हैं, उनसे भी है, और राज्यसभा में हमारे सभापति होते हैं, उनसे भी हैं। और यहाँ से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं, तो राष्ट्रपति जी से भी है। लेकिन अभी जो विधायक के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, वे हैं हमारे राज्यसभा के सभापति धनखड़ जी। याद रखिए, मैं उपराष्ट्रपति का नाम नहीं ले रहा हूँ, राज्यसभा के सभापति, क्योंकि जब तक हम उनके पदों को और उनकी स्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से जानकर और अपनी वार्ता को उस तक सीमित नहीं रखेंगे, तब तक ये विषय हमारा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि कानूनी और संवैधानिक बारीकियों से भरा हुआ ये विषय है। तो विधायिका के रूप में अभी हमारे सामने हैं राज्यसभा के सभापति। तो इनकी स्थिति क्या है? देखिए, इनकी स्थिति है कि जो राज्यसभा का सभापति होगा, डेफिनेटली वह निर्वाचित व्यक्ति होता है, निर्वाचन होता है उसका, और सांसद उसका निर्वाचन करते हैं। लेकिन चूंकि वह राज्यसभा का सभापति है, जिसे आप कह सकते हैं कि अब उसका जो पद है एक प्रकार से रेफरी का पद हो गया है। जैसे यदि दो टीम के बीच में कोई मैच हो रहा है और उसमें एक रेफरी है और रेफरी की भी टीम उसमें शामिल है खेलने में, उस मैच में, तो रेफरी से ये अपेक्षा की जाती है कि वह बिल्कुल तटस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति है वह राज्यसभा का संचालन करता है, कंडक्ट करता है। अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद बैठे होते हैं राज्यसभा में, उनको वह अनुमति देता है कि आप बोलिए, आप नहीं बोलिए, उनके ऊपर अपने डिसीजंस देता है। तो स्वाभाविक है कि वह एक प्रकार से रेफरी का पद निभाता है। यानी कि कंक्लूजन ये है कि उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने वक्तव्यों में किसी भी राजनीतिक दल के विचारों का न तो समर्थन करेंगे और न ही विरोध करेंगे, वो केवल संविधान की बात करेंगे। और ये बिल्कुल सही भी है, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी जो स्थिति होती है वह एक रेफरी की स्थिति होती है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं, तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा है अनुच्छेद 142। न्यायपालिका आप जानते हैं जुडिशरी है। हमारे यहाँ बाकायदे शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। ये जो अनुच्छेद 142 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूँगा, तभी आप अनुच्छेद 142 के वर्तमान संदर्भ को समझ पाएंगे। कुछ ही दिनों पहले राज्यसभा के सभापति जी ने एक वक्तव्य दिया और उन्होंने बेसिकली न्यायपालिका की आलोचना की थी। क्यों आलोचना की? आपको ध्यान होगा कि न्यायपालिका ने राज्यपालों के अधिकारों पर निर्णय देते हुए कहा था कि उन्हें 3 महीने के अंदर ही विधानसभा द्वारा भेजे गए विधेयक पर अपना निर्णय देना होगा। उसी संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रपति के बारे में भी बात कही थी। उन्होंने राष्ट्रपति के लिए भी समय निर्धारित कर दिया था कि जो विधेयक राज्यपाल उनके पास भेजेंगे, उसे भी राष्ट्रपति 3 माह से अधिक अपने पास नहीं रख सकेंगे। और यदि ऐसा होता है तो फिर बाकायदे जो राज्य सरकार है वो न्यायालय जा सकती है। ठीक है, संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति के बारे में जो न्यायालय की ये टिप्पणी थी, इस पर बहुत विवाद की स्थिति है कि कैसे न्यायपालिका इस तरह के इंस्ट्रक्शन राष्ट्रपति को दे सकती है। वो एक अलग बात है, उसकी हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। तो जब ये बात आगे बढ़ने लगी, तो फिर जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसे ध्यान से सुनिए। अलग अलग स्थानों पर उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, अलग अलग ढंग से दिए हैं, लेकिन उसका मूल ये है। पहली बात उन्होंने कही कि हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। ये पहला वक्तव्य है। उन्होंने कह दिया ना कि राष्ट्रपति को भी केवल 3 महीने तक ही रोकने का अधिकार है, मतलब एक तरह से कानून बना दिया उन्होंने। तो ये तो सुपर संसद हो गया, और सच बात है कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। एक बात।
दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अनुच्छेद 142, अब अनुच्छेद पर आइए, अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ, तो ये लोकतांत्रिक ताकत क्या है? जो संसद है वो लोकतांत्रिक ताकत है, राइट? तो संसद के विरुद्ध ये जो अनुच्छेद 142 है, ये एक प्रकार से परमाणु मिसाइल बन गया है, यानी कि वो संसद की शक्तियों को भी नष्ट कर रहा है, सर्वे सर्वा बन रहा है। तो ये जो अनुच्छेद 142 है, ये है क्या? ये न्यायपालिका से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। मैं चाहूंगा कि इसे मैं आप सबको अच्छे तरीके से पढ़कर सुनाऊं, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ पाएंगे, और खासकर जो सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानबूझकर पढ़ रहा हूं। 142, अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रगटीकरण आदि के बारे में। ये जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट के लिए, याद रखिए, इसमें हाई कोर्ट नहीं है। हिंदी में है, उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकेगा या आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिग्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगी। वाक्य लंबा है, अनुदित भाषा है, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी। इसे मैं तोड़ करके आपको समझा देता हूं। उच्चतम न्यायालय के पास कोई एक मामला आता है, तो सीधी सी बात है कि उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगी वो कानूनों के अनुसार देगी, जो कानून उसके सामने होंगे। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आ सकती है कि कानून उसकी मदद नहीं कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो आदेश दे सके, निर्णय दे सके। और अब जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देगा वो पूरे देश में उसी तरह से लागू होगा जैसे कि संसद द्वारा पारित कानून लागू होता है, और तब तक लागू होता रहेगा जब तक कि संसद उस विषय पर कोई और कानून नहीं बना देती है। संसद चाहे तो बाकायदे उस कानून को निरस्त कर सकती है जो उच्चतम न्यायालय ने दिया है। तो दोस्तों, ये इसका अर्थ हुआ। इंग्लिश में है आर्टिकल 142, enforcement of decrees and order of Supreme Court and orders as to discovery, etc. The Supreme Court, in the exercise of its jurisdiction, may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament, and until provision in that behalf is so made, in such manner as the President may by order prescribe. दोस्तों, इसको लेकर के विवाद है। अब आप देख रहे हैं कि सभापति जी ने ये बात कही। कपिल सिब्बल जी ने इस पर फिर एक प्रश्न उठाया कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वे किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो सकते, और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी पार्टी के बिहाफ पर बोल रहे हैं तो यह पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। तो दोस्तों, ये मामला कुल इस रूप में हमारे सामने उपस्थित है। अब सवाल यह है कि बीच का रास्ता क्या है। देखिए, एक बात मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि हाँ, ये बात थोड़ी सी विचारणीय है कि क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति को कोई इस तरह के आदेश दे सकती है कि किसी भी विधेयक को इतने समय तक के लिए ही रोक सकता है, और यदि उससे अधिक दिन लग रहे हैं तो जो अथॉरिटी है वो कोर्ट जा सकती है। ये एक विवाद का विषय है। लेकिन यहाँ फिर से एक बात है, 142 अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को बराबर यह अधिकार दिया गया है कि कंप्लीट जस्टिस इज मस्ट,
तो क्या ये सच है कि राष्ट्रपति अपने को इस रूप में प्रस्तुत करे कि यदि वह चाहे तो किसी भी विधेयक को अनंत काल तक के लिए रोक सकता है? वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है और जो संसद द्वारा पारित विधेयक है उसके रोकने की अवधि निर्धारित है 6 महीने। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर संसद के द्वारा निर्धारित किया गया है वक्त, तो फिर राज्य विधानसभाओं से जो विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे उनका समय निर्धारित क्यों नहीं है? तो क्या राज्यपाल को एक लोकतांत्रिक प्रणाली में इस तरीके से डिक्टेटर बनने की गुंजाइश दी जा सकती है? ये प्रश्न पूछा जाएगा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। हमारी जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या संसद को इतना सर्वोच्च मान लिया जाए कि न्यायालय उसके सामने कुछ भी न कर सके? और फिर हमारे यहाँ बाकायदे जो केशवानंद भारती के फैसले में संविधान की मूल आत्मा की जो बात कही गई है और जिसकी रक्षा का दायित्व तो न्यायालय को दिया गया है, क्या अब उसे किनारे कर दिया जाए? उदाहरण के तौर पर जैसे कि जो सरकार बनती है केंद्र में, वो डेफिनेटली बहुमत की सरकार होती है। लोकसभा में उनका बहुमत होता ही है। कल्पना करके देखिए कि राज्यसभा में भी उनका बहुमत है। और फिर एक स्थिति की हम कल्पना करते हैं, जो भी पार्टी सत्ता में है वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करती है। तो क्या अब उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा? तो बाकायदे उस समय न्यायालय की भूमिका आती है कि वो बाकायदे संविधान के अनुच्छेद 25 के आधार पर बाकायदे संविधान के द्वारा पारित किए गए इस विधेयक और कानून को अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करने वाला घोषित कर सकता है। तो दोस्तों, जब हम शक्ति संतुलन की बात करते हैं तो उसको देखते हुए ये जो अनुच्छेद 142 है वह मिसाइल नहीं है, और अगर मिसाइल है भी तो एक प्रकार से रक्षा करने वाला मिसाइल है। इस तरह का निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसके बारे में तो देखिए आपकी बिल्कुल फ्रीडम है, जो भी आप अपनी तरफ से निष्कर्ष निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ तथ्य मैंने इस विषय पर रखे हैं और खासकर मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की दृष्टि से जो बातें महत्वपूर्ण हो सकती थी उन्हें आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।